शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार बशारत और आप देख रहे हैं सरदार बशारत यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आज पहली दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पसंद आएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और हाल ही में सेनेट के इंतखाबात हुए हैं और इन सेनेट के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे और PDM, जिसको मैं पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के नाम से पुकारता हूँ अक्सर दोस्तों के अंदर भी, उनका नुमाइंदा था यूसुफ रज़ा गिलानी, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे और पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ है और दोनों के दरमियान सेनेट की नशिस्त पे इंतखाबात हुए, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो PTI के नुमाइंदा थे उन्होंने 164 वोट लिए। दूसरी नशिस्त पे PTI की उम्मीदवार थी, लेडीज़ थी, उन्होंने 174 वोट लिए और PDM के इत्तेहादियों ने मेरे ख्याल में 161 वोट लिए। तो इस पे पाकिस्तान की सियासत में एक शोर मच गया। हुआ यूं कि PTI के अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो 5 वोटों से इलेक्शन आ रहे हैं, उस पे PDM जमातों ने ये शोर शराबा डालना शुरू कर दिया कि चूंकि इमरान खान साहब असम्बली के अंदर हुक्मरान जमात है, ये इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब का अब हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, वह इस्तीफ़ा दें वरना हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। उसके बाद एक नया भूचाल आ गया और पाकिस्तान की सियासत में शोर शराबा शुरू हो गया। PDM की जमातों ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की, बल्कि नून लीग के कुछ लोगों ने, उस वक्त बड़ी हैरानगी हुई जब नून लीग के लोगों ने जिए जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी के नारे भी लगवाए और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से ये खबरें आना शुरू हुई कि चूंकि ये इलेक्शन PDM की जमातें आर्स ट्रेडिंग की वजह से जीती हैं और आर्स ट्रेडिंग हुई है इन इलेक्शन के अंदर, वोटों को खरीदा गया है, जो कि काफ़ी हद तक उनका बयानिया दुरुस्त था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 110% उनका बयानिया दुरुस्त था। उसकी वजूहत हैं। उसकी पहली वजह यह है कि इलेक्शन से एक दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो वायरल हुई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और उसमें वो सरेआम लोगों को खरीदने की बातें कर रहे हैं, उनको वोट ज़ाया करने की बातें कर रहे हैं कि वोट कैसे ज़ाया करना है, उनको कुछ नंबर बता रहे हैं और क्या नाम है, नासिर शाह साहब जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं पीपल्स पार्टी के, उनके साथ भी कुछ लोगों की बातें करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि PTI अब इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएगी, क्योंकि एक दिन बाकी था इलेक्शन में। तो रात को PTI के कुछ लोग इलेक्शन कमीशन के पास के अंदर गए, पता ये चला कि जनाब इलेक्शन कमीशन ताले लगा के यहाँ से चला गया है। शायद मेरे ख्याल में उनको ये खबर हो गई थी कि अब आके तो इस हवाले से दरख्वास्त दी जाएगी कि इस तरह ट्रेडिंग हो रही है या इस इलेक्शन को रोका जाए या जो कुछ भी था। बहरहाल एक तो ये बात समझ में नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन इतने जल्दी ताले लगा के चला कैसे गया। मेरे ख्याल में उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि मुझे समझ नहीं आई कि
एकदम से अपोजिशन को हो क्या गया, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि जी हम जीत गए हैं, ये हो गया वो हो गया। वज़ीर आज़म पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि जनाब 174 वोट पीटीआई की उम्मीदवार ने भी लिए थे, वो भी तो वोट थे ना। उन वोटों की निस्बत से आप कह सकते थे कि जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, या इस तरह की कोई बात कर सकते। लेकिन आपसे ये तवक्को रखना मेरे ख्याल में ऊँट को रक्शे में बिठाने के बराबर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब उसके बाद टीवी पे आए तो तवक्कुआत के जैसे तवक्को की जा रही थी, जिस तरह के वो लीडर हैं, उन्होंने आगे टीवी पे ऐलान किया। हालांकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ऐलान किया कि मैं अदम एतमाद का वोट लूंगा असम्बली से। हालांकि इससे पहले उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई, बाकी पार्टी के अंदर भी ये बातें हुई कि जनाब आप जो है ना, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इमरान खान नहीं माने। इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं जाके अवाम से अदम एतमाद का वोट लूंगा और लाइव बात करूंगा। हालांकि कुछ लोगों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप इसको तकरीर को रिकॉर्डेड करें, उसके बाद हम बाद में चलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं डायरेक्टली बात करूंगा, लाइव कॉम से बात करूंगा। इमरान खान का खिताब मेरे ख्याल में आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर मैं अदम एतमाद खो देता हूं तो मैं अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाऊंगा। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहला कोई वज़ीर आज़म है जिसने इतना बड़ा फैसला लिया। हालांकि आईनी तौर पे, मेरे नज़दीक कानूनी तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इतना बड़ा फैसला किया क्योंकि वो अखलाकी तौर पे वो आगे आए। एक थे इमरान खान जिन्होंने अखलाकी तौर पे इतना बड़ा फैसला किया। यहां पे मैं नाज़रीन आपको फ़र्क बताना चाहता हूं। एक इमरान खान था जिसको आईनी तौर पे ज़रूरत नहीं थी, वो कुर्सी पे बैठ सकता था। वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अखलाकी तौर पे भी इन लोगों से नहीं करना चाहता। और एक तरफ इमरान खान साहब थे जिन्होंने अखलाकी तौर पे भी आके ये फैसला किया, इतना बड़ा फैसला किया कि अपनी वज़ारत उज़्मा दाव पे लगाई। हालांकि उनको ये पता था कि जो लोग यहाँ पे भी वोट मेरे खिलाफ दे सकते हैं या उधर भी दे सकते हैं, हफीज शेख के खिलाफ दे सकते हैं, मेरे खिलाफ भी दे सकते हैं, बहुत क्लोज मार्जिन है। लेकिन उन्होंने फिर भी इतना बड़ा फैसला करके सबको यह बता दिया कि इन लोगों में और इमरान खान में बहुत बड़ा फ़र्क है। और दूसरी तरफ जो लीडरान थे, पीपल्स पार्टी वाले, नो लीग वाले, उनका मैं बताता हूँ। ये वो लोग हैं जो लोगों के ज़मीरों को खरीदते हैं, लोगों के ज़मीरों की कीमत लगाते हैं और पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की सियासत के मुंह पे इन्होंने कालक मल ली है। और पाकिस्तान के लोगों को बताया है कि हम इस कैटेगरी के लोग हैं और चंद बेवकूफ़ लोग इनके साथ शादियाने बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए। एक तरफ वो शख्स है जो आके, जिसको आईनी तौर पे ज़रूरत नहीं थी, कानूनी तौर पे ज़रूरत नहीं थी, उसने आके ये फैसला किया कि मैं असम्बली से एतमाद का वोट लूंगा। और दूसरी तरफ वो बेशर्म लोग थे जिन्होंने, जो हमारे मुल्क में 2-2, 3-3 दफ़ा हुक्मरानी कर चुके हैं और ये गिरे हुए लोग हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों का रेड लगा के जमहूरियत का और पाकिस्तान की सियासत का जनाजा निकाल के घटिया पुल की आखिरी हद कर दी। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि ये माफिया के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर छांगा मांगा की सियासत इन्होंने मुतारफ कराई, गालम गलोच की सियासत इन्होंने मुतारफ करवाई, इदारों को तबाह करने में इनका रोल है। इदारे के अंदर, आज पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर इस माफिया के लोग बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर इस माफिया के लोग बैठे हुए हैं, हमारी अदलिया के अंदर इस माफिया के लोग बैठे हुए हैं।
माफिया, मेरे दोस्तों, माफिया क्या काम करता है, इस बात को समझने की जरूरत है। माफिया सबसे पहला नुकसान आपका ये करता है कि ये हमेशा इदारों के अंदर अपने लोगों को बिठा लेता है, इदारों के अंदर सियासी भर्तियां करवा लेता है। और इस माफिया के साथ लड़ना कोई कोई इतना आसान काम नहीं है। ये वो माफिया है। मुझे परवेज मुशर्रफ का वो दौर याद आ गया जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और सदर पाकिस्तान भी था। परवेज मुशर्रफ भी ने भी इस माफिया के आगे हाथ खड़े कर दिए थे। और मैं सलूट करता हूँ इमरान खान को, अकेला मास पे डटा हुआ है, इन 11 जमातों के चोरों के साथ लड़ रहा है और इनके साथ कह रहा है कि मैं अभी भी मुकाबला करूंगा चाहे मेरी जान भी चली जाए। इमरान खान साहब को इस बात पे मैं सलूट करता हूं। और इमरान खान साहब को मैं यहां से यकीन दिलानी करवाना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका कारकुन आपके साथ खड़ा है, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरी बात, इस माफिया को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि 1-2 दिन की बात है, आप मिठाई खा लें। इससे पहले भी आपने कई दफ़ा मिठाइयाँ खाई हैं, आगे भी खा लें और हफ्ते तक वेट करें। सैटरडे को इमरान खान साहब मैदान में आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब मैदान में आके आपको चैलेंज किया कि आओ असेंबली में, मैं एतमाद का वोट लेने आ रहा हूँ, आप भी आओ, आप भी जोर लगाओ। अगर मैं हार गया या मैंने एतमाद के वोट ना लिए तो मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा, सीधी बात है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो अखलाकी तौर पे आ रहे हैं, लेकिन आप में इतनी ज़रूरत कहाँ थी। आप चोर हैं, आप डाकू हैं, इसलिए आप असेंबली से भी भाग गए। बाप के बच्चे हो तो आओ असेंबली में। बड़े नारे मार रहे थे जरदारी सब पे बारी, ले आओ जरदारी को, आओ असेंबली में आके इमरान खान के साथ मुकाबला करें, फिर आपको पता चलेगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, इलेक्शन कमिश्नर, कब तक ताले लगा के भागोगे? कब तक माफिया से पैसे लेके माफिया की सपोर्ट करते रहोगे? हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इमरान खान साहब को मैं आज एक मुतालबा करता हूँ इस चैनल की वसादत से कि इमरान खान साहब लातू के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को चौकों चौराहों में खड़ा करके इनको गोलियां मारें, या इन सबको ट्रकों में डाल के सिंध के दरियाओं में और समंदर में जाके फेंके, फिर जाके पाकिस्तान से ये गंद साफ होगा। फिर जाके इस मुल्क की चोरों डाकू लुटेरों से जान छूटेगी जिन्होंने इस मुल्क की नस्ल को बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान के अंदर कब्जा माफिया में इन लोगों का हाथ है। पाकिस्तान के अंदर चीनी माफिया इनका है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल माफिया इनका है। ये कोई भी बंदा सादुक और अमीन इस मुल्क में आता है तो उसको ये आगे नहीं चले देते। और इंशाअल्लाह अब इमरान खान इनके जोड़ों में बैठ चुका है और एक वक्त आएगा कि ये चोर, पूरी दुनिया इनको जगह नहीं देगी। और एक चोर यहां से भाग के लंदन गया हुआ है, बीमारी का बहाना बना के यहां से लंदन में गया था कि मैं बीमार हूं, और वहां जाके 4 हफ्ते के लिए कोर्ट ने भेजा था। मैं इनके सपोर्टरान को कहना चाहता हूं कि आप, वो तो है ही चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन आपकी मेंटालिटी क्या है? आपकी मेंटालिटी ये है कि इससे पहले इन लोगों ने हमारे बाप दादू को अपना गुलाम बना के रखा और अब ये हमें अपने बच्चों का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब इस कौम में शोर आ चुका है। जो थोड़े बहुत आप लोग हैं इनके साथ खड़े हैं, आप इंशाअल्लाह आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और ये जो आपके जाली नामनाद डाकू किस्म के लोग हैं, इनको इंशाअल्लाह के हुक्म से नाकामी होगी और इंशाअल्लाह ये माफिया, इस माफिया को शिकस्त होगी और बुरे तरीके से शिकस्त होगी, बल्कि यहाँ से इनका सफाया होगा। लेकिन इमरान खान साहब, थोड़ी सी आपको हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी। इन लोगों को जो है ना, अब इन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत नहीं है। आप हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, जब मर्जी हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें पाकिस्तान प्यारा है। क्यों? हमें पता है महंगाई है इस मुल्क में, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हमें पता है। लेकिन हमें पता है इमरान खान साहब, एक दिन आप डिलीवर करेंगे। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप गरीबों के लिए आए। हमें पता है कि ये टैक्स का पैसा आपकी जेब में नहीं जा रहा। हमें पता है कि ये टैक्स का पैसा
लंदन में महलात नहीं बन रहे। हमें पता है कि ये टैक्स का पैसा दुबई में महलात नहीं बन रहे। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी टैक्स का पैसा हमारी गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, हमारे अकाउंट में जा रहा है, और इसलिए हम आप पे एतमाद भी करते हैं और उम्मीद है कि एक वक्त आएगा आप गवर्नेंस में भी डिलीवर करेंगे। और इनके सपोर्टर जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या क्या चीनी महंगाई की वजह से, क्या आटा महंगा होने की वजह से, क्या घी महंगा होने की वजह से हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो इंडिया के गद्दार हैं, जो बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं? क्या आटे और चीनी की वजह से हम मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान का सौदा कर लें? क्या हम उन लोगों को आके हुकूमत पर बिठा लें जो अमेरिका के एक इशारे पे उसके पूंह पड़ जाते थे? क्या हम आटा महंगाई और चीनी महंगाई के लिए हम उन लोगों को बैठा लें, उन लोगों को इक़्तिदार में आके बिठा लें, उन लोगों को आके हुक्मरान बना लें जिनके मफादात इस मुल्क में है ही नहीं है? इनके बच्चे बाहर, इनकी दौलत बाहर, और खुदा के बंदो अगर पैसा लूटा था तो अपने मुल्क में रख लेते, और यहाँ पे ये हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। नवाज शरीफ के बच्चों ने जब कोर्ट ने तलब किया तो नवाज शरीफ के बच्चों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि हम पाकिस्तानी शरी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये यहाँ से भाग जाते हैं, इनके इलाज बाहर, इनकी प्रॉपर्टियां बाहर, इनके मल्लात बाहर, और यहाँ ये हम पे और हमारे बच्चों पे हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। और ये आके यहाँ इंडिया की ज़बान बोलते हैं। कौन था तो कौन था बताओ मुझे? नवाज शरीफ के सपोर्टर, आप जवाब दो मुझे। वो कौन था जिसने लंदन एयरपोर्ट पे कहा था कुलभूषण यादव की क्यों बात करते हैं? आप कुलभूषण यादव की क्यों बात करते हैं? आप उनकी बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी एजेंसियों पर इल्जाम लगाया था जिन्होंने मुंबई में धमाके किए हैं। और पता है कुलभूषण यादव कौन था? कुलभूषण यादव वो शख्स था जिसने कराची में धमाके करवाए, जिसने बलोचिस्तान में धमाके करवाए, पूरे पाकिस्तान में धमाकों का जिम्मेदार वो है। और उसकी वजह से कई माओं के बच्चे माओं से जुदा हो गए, और कई बच्चे, लाखों बच्चे आज माजूर हैं। जाके उन माओं से पूछो। और पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, 3 दफा जिसको हमने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, 2 दफा वजीर आला बनाया, और भी पाकिस्तान की वजारतें उसके पास रहीं, और वो इतना बड़ी गद्दारी का मर्तकब हो रहा है। और उसका वो बयानात लेकर इंडिया आलमी अदालत में कुलभूषण के केस में जाके पेश करता है कि ये पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। क्या हम उसको मान लें? उसको कहें कि आके हम पे हुक्मरानी करो, क्योंकि हमें चीनी 100 रुपया महंगी मिल रही है, हमें आटा 100 रुपया महंगा मिल रहा है, और अपनी सरजमीन जिस पे हम सुख का सांस ले रहे हैं, क्या हम भी कश्मीरी वाली जिंदगी गुजारें? क्या हमारे भी बच्चों को उठा के आप अमेरिका और हिंदुस्तान के हवाले कर देंगे? अब हम उसको माने? ये ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीनी आपको मुबारक, ये आटा आपको मुबारक, और हमें अपनी सरजमीन भी चाहिए, लेकिन हम अपनी सरजमीन का सौदा चीनी और आटे पे अपनी सरजमीन का सौदा नहीं कर सकते। और रही बात जरदारी की, जरदारी साहब अब गवर्नेंस की बात करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी वालों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी वालों से मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, 13 साल से आपकी गवर्नमेंट सिंध के अंदर है, आप इसका जवाब दें। 13 साल के अंदर आपने सिंध के अंदर क्या किया है? वहां पे आज भी माएं बच्चों को रोडों पे जन्म दे रही हैं, वहां पे आज भी लोग वहां से पानी पी रहे हैं जहां से जानवर पानी पीते हैं। 13 साल में आप सिंध के लोगों को साफ पानी तक में असर नहीं कर सके। आप सिंध के लोगों को कुत्तों के काटने वाली वैक्सीन नहीं मुहैया कर सके, और वहां से आप पैसा लेके उन गरीबों का, उन वहां पे ये 1 अरब 60 करोड़ में जो आपने लोग खरीदे हैं, ये सिंध के लोगों पे लगाते। आप सिंध के लोगों को पानी देते, फिर अब आप आवाम के नुमाइंदे होते।
आप चोरों की तरह, डाकुओं की तरह आते हो और बेगैरतों की तरह आके लोगों की कीमतें लगाते हो और लोगों के पैसे से कीमतें लगाते हो और नारे मरवाते हो कि जरदारी एक, जरदारी सब पे बारी। मैं कहता हूं बेगैरती की कोई हद होती है और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के नारे लगाते हैं। कौन सा कारनामा जरदारी ने सर अंजाम दिया है? कौन सा बड़ा कारनामा जरदारी ने सर अंजाम दिया है जो कहते हैं एक जरदारी सब पे बारी? हाँ, यही जरदारी अगर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देता, यही जरदारी अगर रेमंड डेवोस को यहां से पकड़कर अमेरिका के हवाले न करता, तो हम कहते कि एक जरदारी सब पे बारी। ये वो जरदारी है? हुसैन हक्कानी किसका बंदा था? आप बताएं मुझे, किसने हुसैन हक्कानी को अमेरिका के अंदर सफीर मुकर्रर किया था? आज वो हुसैन हक्कानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ और सबसे ज्यादा उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। किसने लगाया था? मैं पीपल्स पार्टी वालों से सवाल करता हूं, बल्कि मैं नून लीग वालों से भी सवाल करता हूं कि जनाबे वाला, अब तो आपकी मिक्स आचार पार्टी है, अब तो जरदारी साहब भी आपके लीडर हो गए, क्योंकि अभी आप यतीम हैं, क्योंकि आपका लीडर बीमारी का बहाना बना के यहां से भागा हुआ है। जैसे वो एक छोटा बच्चा नहीं होता था, छोटा बच्चा स्कूल में बहाना बनाता था, मुझे इधर से दर्द नहीं कर रहा है, मुझे इधर से दर्द नहीं कर रहा है, ऐसे वो बहाना बना के वो यहां से भागा है। शर्म आती है कि वो बंदा हमारे मुल्क का वजीर आजम रहा है। क्या काबिलियत है उसकी? उसकी एक काबिलियत बता दे। पर्ची के बगैर वो बोल नहीं सकता, पर्ची के बगैर वो बोल नहीं सकता। सऊदी अरब जैसा हुक्मरान, सऊदी अरब जैसा मुल्क, जिस मुल्क में जो पाकिस्तान का सबसे करीबी मुल्क था और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, वहां 5 घंटे मुजीबुर रहमान से तकरीर लिखवाता है, 5 घंटे जहाज में तकरीर की तैयारी करता है। तो जनाबे वाला जब सऊदी अरब में जाता है तो उसको कोई स्टेज पे नहीं बुलाता, उसकी औकात ये थी कि पिछली सफों में खड़ा था, इसलिए कि वो भिखारी था, इसलिए कि सबको पता था कि ये लोग मुल्क के पाकिस्तान के नहीं, ये भिखारी लोग हैं, ये हमारे से जाती तौर पे कर्जे लेते हैं, ये जाती कारोबार करने वाले लोग हैं, ये लुंड लोग हैं, ये गटर के कीड़े हैं, ये करप्ट लोग हैं। इसलिए उन्होंने इसको आगे स्टेज पे नहीं बुलाया और पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। और उसका जो वो मेरे वाला जो है खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बनाया था, अमेरिका के अंदर कपड़े उतार के उन्होंने उसकी चेकिंग की, कपड़े उतार के ये इज्जत करवाते थे इस पाकिस्तान की। और हम इनको वापस लाए ताकि ये कर्जे लेके आधे अपने बच्चों के अकाउंट में भेजें और आधे पाकिस्तानी कौम पे लगा के हमें थोड़ी सी चीनी सस्ती करके दे दें, 10-20 रुपए, आटा सस्ता करके दे दें और हमारे ज़मीरों को खरीदें। ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरह के लोग आपको कबूल होंगे, कम से कम मुझे नहीं कबूल, और मेरा ज़मीर इस तरह के लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और आजकल एक नया लीडर पैदा हुआ है, जरदारी साहब का साहबजादा जनाब, जो तकरीर में कहता है, लिख के दे देता है उसको कोई तकरीर लिख के देने वाला भी बड़ा कोई चालाक है, उसको लिख के दे देता है जनाब तकरीर में, आलू 250 रुपए दर्जन, टमाटर 250 रुपए दर्जन, अंडे 500 रुपया किलो। जब बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होती है, जब बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता है। लाहौर इस तरह है, कराची इस तरह है, पेशावर इस तरह है। ये हमारा आने वाली नस्लों का लीडर तैयार हो रहा है जी, बिलावल भुट्टो जरदारी। पहले उसका नाम ही नहीं है, वो जरदारी खानदान में से बीच में भुट्टो लगाने के बगैर उसका तारुफ ही नहीं होता। वो एक कोई पीटीआई का रुकन था, उसने कहा था कि इसको लाड़काना से निकाल के बाइक कराची की किसी दूसरी तीसरी गली में डाल दो, शाम को ये अगर घर पहुंच जाए तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। वैसे बड़ी जबरदस्त बात की थी, मेरे ख्याल में फैजल हसन चौहान साहब थे। तो इस तरह के लोगों को हम कैसे कबूल करें? महंगाई होती है, हम भी सोचते हैं यार महंगाई है, मानते हैं, लेकिन जब इधर नजर डालते हैं तो गंदगी का ढेर, करप्शन से लथपथ, क्या छंगा मांगा। फिर आते हैं जातियात पे। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, माजूर के साथ 2-3 मिनट में मैं इसको क्लोज करता हूँ। जातियात पे आते हैं इमरान खान की। एक बंदा दूसरी शादी करता है शरई लिहाज से,
कानूनी लिहाज से उसकी फैमिली को और उसकी ज़ात को तंकीद करते हैं। फिर उस वक्त अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब जब किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालते हैं तो एक चीज सोचता हूं मैं, जब इनकी ज़ात की तरफ नजर मारता हूं, खुदा की कुदरत देखो उधर भी इनका मुंह काला। कौन सी जगह पे नहीं है जहां पे इनका पहले मुंह काला ना कर पाए हो। मरियम नवाज का सबको पता है, गूगल सर्च कर लें कौन सी डेट को शादी हुई थी और कौन सी कितने अरसे के बाद उसको उसके घर पहला बेबी हुआ था, बच्ची हुई थी या बच्चा हुआ था, वो चेक कर लें आप। फिर भी इमरान खान का बड़ापन है, उसने कहा अपने कारकुनों को कि इनकी जातियात पे ना जाना, इनका मुकाबला मैं सियासत में करूंगा, इनको सियासत में मार दूंगा। इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा हुआ है, इनको मैं उल्टा लटकाऊंगा। ये जातियात पे आते आने दो, मैं जानता हूं इनका माजी उधर भी बहुत खराब है, लेकिन आपने गालम गलोच नहीं करनी। फिर जब ये लोग हद क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमें भी बोलना पड़ता है, फिर भी हम थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमारी ये तरबियत नहीं की है। अब इनका मुकाबला सियासी मैदान में करेंगे, ये इनकी खाम ख्याली है कि ये इमरान खान को और उसके कारकुनान को ये गुमराह कर लेंगे या ब्लैकमेल कर लेंगे, इनकी खाम ख्याली है। इमरान खान, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे एक मुतालबा करता हूं कि आप एहतसाब का अमल आपने शुरू किया हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। इसमें ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब, ये इस हार से मैं समझता हूं कि थोड़ी सी आपके दिमाग में भी चेंजिंग आई होगी कि इनके साथ इस स्ट्रेटेजी के साथ मुकाबला नहीं चलेगा कि इदारों के अंदर लोग इनके बैठे हुए, पकड़ो, गिरफ्तार करो, जजेस इनको जमानतें दे देते। चलो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं किसी टाइम बात करूंगा, वीडियो काफी लंबी हो गई है। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब, अब 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, मेरा आपसे यह मुतालबा है कि इनको उठाओ, डालो ट्रकों में, इस कचरे को जाके समंदर में फेंको, फिर हम कहेंगे हकीकी मेहमानों में जाके तब्दीली आई है। ऐसे ये तब्दीली नहीं आएंगे। ये माफिया के लोग हैं, इन्होंने इदारों के अंदर अपने कारकुन भर्ती करवाए हुए हैं जो इनके मफादात के लिए काम करते हैं, और जगह जगह इन्होंने गंदगी के ढेर लगाए हुए हैं। मैं कहता हूं, जिस तरह कराची के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इस तरह पाकिस्तान के इदारों के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल इलेक्शन कमिश्नर है। और इस इलेक्शन कमिश्नर को आप अगर रहते हैं इक़्तिदार में तो इस इलेक्शन कमिश्नर को उल्टा लटकाएं। और एक वो जज है, वो जो पाकिस्तान से मुराद ले रहा है, जस्टिस फायज ईसा, खाता पाकिस्तान का है, तनख्वाह पाकिस्तान से लेता है, और पाकिस्तान के बारे में कहता है कि ये गटर है। तुम शर्म आनी चाहिए तुम इस गटर से तनख्वाह ले रहे हो। वो गटर नहीं है, दरअसल तुम खुद गटर हो, तुम बहुत बड़ा गंदगी का ढेर हो, शर्म से डूब मरो। अगर गैरत वाले हो तो इस मुल्क से निकलो, इस्तीफा दो और ये मुल्क छोड़ के भाग जाओ यहां से। बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पे? मैं यहां से तुम्हें चैलेंज करके कहता हूं, मेरे पे तुमने अगर तोयने अदालत लगाना है तो लगाओ। मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं तुम्हारे सामने डट के खड़ा हूंगा, तुम्हारे सामने लड़ना होगा, चाहे फांसी पे चढ़ जाऊं, और तुम्हारे साथ मैं डट के लड़ूंगा। और इंशाल्लाह रोज इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं जो तुम्हें जरूर टारगेट करूंगा, और तुम जैसा माफिया हमेशा आज के बाद मेरे टारगेट में होगा। और मैंने इसी वजह से अपना यूट्यूब चैनल बुलाया है। इंशाल्लाह मैं फिर आने वाली वीडियो में आपसे बात करूंगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक का